हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। ये स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया है, बल्कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन्होंने बार बार हार का सामना जो किया है, क्योंकि 2013 से ये लगातार एनडीए, सीडीएस, एफकट इन सभी एग्जाम्स में इंटरव्यू देने के बाद भी अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एट द एंड इन्होंने सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर भी किया और बहुत अच्छा रैंक भी लेके आए। तो आज हमारे साथ है ऋषभ सिंह। इन्होंने सीएपीएफ 2019 एग्जाम के अंदर 102 रैंक प्राप्त किया है। आइए इनसे बात करते हैं। ऋषभ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो ऋषभ, जैसा कि हमने देखा है कि आपने 2013 से लगातार एसएसबी दे रहे हो और इतना डेडिकेशन के साथ आपने एनडीए दिया, फिर आपने सीडीएस की प्रिपरेशन की, और ये दोनों ही एग्जाम क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करता है तो बहुत ही हार्ड एग्जाम माने जाते हैं। उसके बाद आपने एफकट भी दिया है और फिर आपने सीएपीएफ के भी 2 अटेम्प्ट पहले आप दे चुके हैं और आपका ये सिलेक्शन मेरे ख्याल से तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है। तो इतनी जो लंबी जर्नी है आपकी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फेलियर्स होने के बाद इंसान टूट जाता है। तो आपने किस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया और इतनी ज़्यादा परसिवरेंस के साथ आपने दोबारा से फिर तैयारी की और फिर सिलेक्शन लिया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने हर अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ सीखा। मैंने उससे अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट्स की। मैंने देखा कहाँ पे कमी है एसएसबी में और सीएपीएफ के फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में। और मेरे हिसाब से तब तक तो सस्टेन करना चाहिए जब तक आपके अटेम्प्ट्स खत्म नहीं हो जाते, जब तक अटेम्प्ट है। और साथ में एक बैकअप भी रखना चाहिए ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना हो और आप अपने मेन एम पे फोकस कर पाएँ। ऋषभ, बहुत सारे बच्चे ऐसा सुनने में आता है कि जो सीएपीएफ में क्लियर करते हैं उनमें से ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उन्होंने पहले ही सिविल सर्विस में या तो प्री क्वालिफाई होते हैं या फिर मेंस भी दे चुके हैं या मेंस को भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं। बट जैसे आपकी जर्नी है जो आपने एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है और आपने मतलब ऐसा सुना है कि आपने कभी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया, तो फिर आपका सीएपीएफ एग्जाम कैसे क्लियर हुआ? अगर हम मैंने पहले तो जैसे कि पैटर्न देखा कि पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न है, और फिर मैंने देखा क्या क्या रिसोर्सेज हैं। सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्लियर किया उनकी स्ट्रेटेजी ज़रूर इसमें हेल्प करती है। क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस पेपर को रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए आपने तैयारी की है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी? रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद थर्ड अटेम्प्ट में ये स्ट्रेटजी थी कि सोर्स जो है वो कम हो, लिमिटेड हो और उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो। 10 किताबें लेके उनको अगर हम एक बार ही पढ़ पाएंगे तो वो उससे बेटर है कि हम एक किताब को 10 बार पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनली दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि ऋषभ सिंह ने भी यही बात कही है कि जो रिवीजन है, रिवीजन ही की है सक्सेस की। आप जितनी बार रिवीजन करें किसी सोर्सेज की, और सोर्सेज की रिवीजन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास जो सोर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो स्टैंडर्ड बुक है आप उनको ही बार बार रिवाइज करें। तो ऋषभ, जो पेपर 1 के बारे में आपने बताया है, अब उसकी कुछ एक बुक लिस्ट भी होगी आपके साथ। वो आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की और किस किस सब्जेक्ट के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज रेफर किया, आप वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए जैसे mrunal.org पे वीडियोस हैं, तो 57 वीडियोस की प्लेलिस्ट है मिस राजतनिल सोलंकी मैम की। सबसे पहले मैंने वो की, उसके बाद 11-12 की जो न्यू ज्योग्राफी एनसीईआरटीज हैं वो पढ़ी। हिस्ट्री। तो पेपर 2 के बाद आता है आपका पीईटी का एग्जाम और साथ में ही मेडिकल के एग्जाम्स भी होते हैं। तो उनके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने पीईटी की तैयारी कैसे की, क्या आपने जब दे रहे थे पीईटी क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, क्या डिफिकल्टीज थी, क्या वो ईजी था, मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। फिजिकल में बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं। 100 मीटर करना होता है 16 सेकंड्स में, और 800 मीटर करना होता है 3 मिनट 45 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप करना होता है 3.5 मीटर्स और शॉर्ट पुट करना होता है 4.5 मीटर्स। तो और साथ में मेडिकल भी होता है। मेडिकल में वेट चेक होता है, वो एक इशू रहता है कैंडिडेट्स के लिए, और एक नॉक नी भी इशू रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो उसका मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 महीने का टाइम होता है, 1.5 से 2 महीने का पीईटी और रिजल्ट के बीच में। तो उस टाइम पे मैं रोज़ भागता था 10 किलोमीटर। ओके, ठीक है, रोज़ मैं 10 किलोमीटर भागता था, और मैंने अपनी डाइट को भी बहुत कंट्रोल किया था ताकि वेट जो है वो कम हो जाए। और रेगुलरली अगर भागेंगे और डाइट कंट्रोल करेंगे तो वेट एकदम से कम हो जाएगा और स्टेमिना बढ़ेगा। तो उससे 800 मीटर जो है वो ईजी हो जाएगी। अगर वेट कम हो जाएगा तो लॉन्ग जंप भी ईजी हो जाएगी, और थोड़ी सी पुशअप्स करें और अपर स्ट्रेंथ बॉडी की बढ़ाएं शॉर्ट पुट के लिए, और शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस करें, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करें, 100 और 800 मीटर की प्रैक्टिस करें। और जब प्रैक्टिस करें तो ये चारों चीज़ें साथ में करनी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं मिलता है।
और लाइटली बिल्कुल नहीं इस चीज़ को लेना है। और फिजिकल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा था और सिलेक्शन रेट बहुत कम था, तो उनको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए। कुछ लोगों का फिजिकल ही नहीं हुआ था क्योंकि सबसे पहले हाइट मेजर की जाती है और चेस्ट एक्सपेंशन देखा जाता है, तो उनकी हाइट कम थी इसलिए उनका फिजिकल ही नहीं लिया था। तो आप हाइट पहले से अपनी चेक कर लें कि मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेन वो हो। और उसके बाद जो मेडिकल है, मेडिकल में बेसिकली चेस्ट का एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। और मेडिकल में बेसिकली जो प्रॉब्लम बहुतों को लगती है वो आईसाइट से रिलेटेड होती है कुछ को, तो आईसाइट के लिए -4 डायोप्टर तक जो है अलाउड है फॉर ईच आई। और अगर किसी का 6 डायोप्टर से ज़्यादा है तो वो लेजिक करा सकता है, लेकिन लेजिक में 6 मंथ्स का टाइम हो जाना चाहिए मेडिकल से पहले। ओके ऋषभ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको वहाँ पे टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाती है कि आपकी ये पर्टिकुलर चीज़ ठीक नहीं है, आप मेडिकली फिट नहीं हो, तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? अब अभी तो ये रूल है कि सबको ही टेम्परेरी रिजेक्शन मिलती है, तो उसके लिए फिर आपको बता दिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा रहा है, और आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है उस चीज़ के लिए। लाइक किसी का वेट कम है या किसी का यूरिन टेस्ट में कोई इशू आया है, किसी का ब्लड टेस्ट में कोई इशू आया है, तो उसके बाद आप जो है अपील कर सकते हैं प्री मेडिकल में। ओके, तो क्या मतलब जैसे 30 दिन के बाद अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उनका वेट है मतलब 80 किलो और मांग रखा है 65 किलो, अब उनके लिए 30 दिन का टाइम दे दिया गया, अब 30 दिन में उन्होंने घटाया मान लीजिए 10 किलो, तो 5 किलो तो फिर भी रह गया, तो उसके बाद भी कोई इश्यू आता है या फिर उनको मतलब स्टाफ में ले लेते हैं वो डिपेंड करता है। कुछ मेडिकल की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे वेट है, ट्रेनिंग में जाएंगे तो वेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो कुछ केसेस में ऐसा है जहाँ पे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था ओवरवेट को भी। अगर थोड़ा सा ही ओवरवेट है, ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, 2-4-5 किलो ही ज़्यादा है तो अलाउ कर देते हैं। बट अगर कोई बहुत सीरियस इशू है जो ठीक ही नहीं होगा, उसको अलाउ नहीं कर सकते। और कुछ कैंडिडेट्स को जो है नॉकनी वाली प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, तो उसका ये सॉल्यूशन है कि जब आप बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करेंगे और आप वेट लूज करेंगे तो नॉकनी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। क्योंकि नॉकनी मुझे पहले थी 2 साल पहले, तो जब मैं लेकिन 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर रोज भागता था तो नॉकनी ऑटोमेटिकली 1-2 महीने में ठीक हो गई थी। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि जो पीईटी के अंदर या फिर आपके मेडिकल के अंदर आपको जो डिफिकल्टी फेस होती है, अगर आप अपने आप पर तब भी मेहनत करोगे तो आपकी सोल्व हो सकती है वो। हाँ जी, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है मेडिकल, ऐसे से देखा जाए तो। मेडिकल ऐसा है, अगर बहुत बड़ा कोई इशू है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम है तो ही वो हार्ड है। अदरवाइज अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, लाइक वेट ज़्यादा है, नॉकनी है या स्टेमिना कम है, तो उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया जा सकता है। ऋषभ, अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि है इंटरव्यू, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट भी होता है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड भी करता है और आपको रिजेक्ट भी करवा सकता है। तो इसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, और फिर आपको जब इंटरव्यू देने के लिए आप गए तो वो मोमेंट्स के बारे में शेयर कीजिए हमारे पर। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस बहुतों का पढ़ा है और जो मुझे पता चला उसके अकॉर्डिंग, इंटरव्यू एक रिजेक्शन स्टेज ज़्यादा है, जहाँ पे अगर किसी ने ब्लंडर किया तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हॉबी है, तो बहुत लोग हॉबी में ऐसा लिख देते हैं कि उनकी हॉबी है लाइक डॉग्स को फीड करना और गरीबों को खाना खिलाना। जब आप खुद अनएम्प्लॉयड हैं तो आपकी ऐसे कैसी हॉबी हो सकती है? बिल्कुल। तो ऐसी हॉबीज आपको नहीं लिखनी है। कहीं पे कुछ मिथ्स हैं कि सोशल सर्विस अगर दिखाएंगे कि मुझे सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है तो इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल जो रियलिटी है, जो जेन्युइन चीज़ है वो लिखनी है। लाइक मैंने लिखा था मेरी हॉबी रनिंग है और दूसरी मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स ऑन डिफेंस। तो जो हॉबी है उसमें डैफ में जो आप भरेंगे, डैफ के बेसिस पे इंटरव्यू होता है, उसमें आपको सब कुछ बिल्कुल सच भरना है, उसमें कोई भी। और उसके बाद जब प्रिपरेशन करेंगे तो डैफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। जैसे अगर जैसे मैं स्टेट लेवल का एथलीट हूँ तो एथलेटिक्स में ओलंपिक्स के बारे में, ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, कब हुए थे, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होंगे, क्या रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसे सारी की सारी चीज़ें कवर करनी है। अपनी सिटी के बारे में, अपने बारे में, कंट्री के बारे में, नेबरहुड से क्या रिलेशन है, फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से प्रिपरेशन हो जाती है। तो ऋषभ, आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ? आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया या फिर आपके बारे में पूछा गया या करंट अफेयर के बारे में पूछा गया पहले? एक्चुअली जैसा मुझे मतलब बताया था और जैसा मैंने देखा, ऐसा होता है लाइक हमारे जाने से पहले वो डेफ पढ़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पैनलिस्ट किस एस्पेक्ट में जो है क्वेश्चंस पूछेगा। तो जैसे जो एयर मार्शल सर थे, वो खुद एयरफोर्स से हैं, तो उन्होंने जाते ही मेरे से एसएसबीज के बारे में पूछा था कि आपने 6 एसएसबी दे रखे हैं, वहाँ पे एनडीए के 3 और सीडीएस के 3 दिए थे, उन्हीं का मेंशन था यूपीएससी के डेफ में। तो
तो उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में पूछा, एसएसबी से आपने क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग्स रही और आपकी पर्सनैलिटी में आपको क्या क्या वीकनेसेस लगी और आपने उन वीकनेसेस को कैसे कैसे इम्प्रूव किया। एयर मार्शल सर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने एक सिचुएशन भी दी थी कि जब आपकी पोस्टिंग होगी आप अपने जवानों को कैसे जानेंगे, हाउ यू विल नो योर जवान्स। उसके बाद जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने ग्रेजुएशन के बारे में पूछा था कि आप अपनी ग्रेजुएशन, मेरी ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी है, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे फोर्सेज में, उसकी क्या एप्लीकेशन है फोर्सेज में। और उन्होंने पूछा था कि ये जो एरिया है हरियाणा पंजाब, इस एरिया में बहुत सारे लोग जो हैं डिफेंस फोर्सेज में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्यों जाना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि अगर आपको हम सेलेक्ट कर लें तो क्या आप सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपको डिफेंस में जाना था और ये CAPF है। तो मैंने कहा था कि हाँ सर, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि डिफेंस और CAPF की नौकरी सिमिलर है। तो उन्होंने ये पूछा था कि किस टर्म्स में सिमिलर है, तो मैंने बताया कि जैसे यूनिफॉर्म जो है सिमिलर है, जो वर्क है वो सिमिलर है, साथ में पोस्टिंग होती है बॉर्डर एरियाज़ में, तो ये सब चीज़ें सिमिलर हैं। उसके बाद एक मेंबर ने मुझसे अरावलीज़ के बारे में पूछा था, अरावली में डिटेरियोरेशन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। और उन्होंने पूछा था कि जो इंडिया चाइना का इशू चल रहा है बॉर्डर पर गलवान में, उसके बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उन स्टेप्स के बारे में मैंने उनको बताया था। उसके बाद एक फीमेल मेंबर थी, उन्होंने मुझसे उस दिन की हेडलाइंस पूछी थी, क्या क्या हेडलाइन है उस दिन न्यूज़पेपर में, वो मैंने बताई थी। और उनके बाद उन्होंने एक सिचुएशन मुझसे पूछी थी कि अगर आप CISF में असिस्टेंट कमांडेंट हैं और आप एक थर्मल पावर प्लांट में पोस्टेड हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने बताया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, बट अगर प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है तब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए हम नॉन लीथल मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर कैनन और टीयर गैस। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू बहुत स्मूथ था। ओके, तो आपने इसके लिए इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन भी की थी? जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या फिर मतलब एज सच कोई आपने पर्टिकुलर बुक्स पढ़ी हो या फिर किसी कंसर्न पर्सन से मुलाकात की हो और उनसे पूछा हो कि आप CAPF के बारे में थोड़ा सा और बताइए, इस टाइप से कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि CAPF में मेन जो कंसर्न है वो ये है कि कैंडिडेट्स को इंटरेस्ट है फोर्सेज ज्वाइन करने में या नहीं, तो अपनी हॉबीज ऐसी बनाएं और अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं जिससे लगे कि इस बंदे को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा फोर्सेज में। और SSB भी दे सकते हैं, CDS का एग्जाम दे सकते हैं, ताकि उनको ये लगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और सिविल सर्विसेज की वहाँ पे फॉर एग्जांपल बात ना करें ऑप्शनल के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, उनको ये लगना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अगर इनको मौका दिया गया ये जरूर ज्वाइन करेंगे और कभी भी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्योंकि वहाँ पे भी CAPF में जाने के बाद ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं फोर्सेज से। तो मतलब ये बात अच्छी बताई कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको खास तौर पर ऐसा बनाइए ताकि आपको ये लगे कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं फोर्सेज में जाने के बाद, और ऐसे ऐसे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आपने बीच में हमसे एक बात बोली थी कि आपकी जो हॉबीज़ है वो डिफेंस के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है एक्चुअल के डिफेंस के रिलेटेड जो पढ़ाई होती है या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स है वो सिर्फ विकिपीडिया पे डिपेंड रहते हैं। तो जैसे इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है, जितने भी फोर्सेज हैं, CRPF, BSF, इन सब की वेबसाइट्स है, वहाँ आप जा सकते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ये करते हैं, क्या इनके मैंडेट्स हैं। NSG की वेबसाइट है। उसके बाद बहुत सारे जो जनरल्स हैं, बहुत सारे चीफ्स रहे हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि मिस्टर विक्रम सूद की बुक है रॉ के ऊपर, और जनरल JJ सिंह की बुक है इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर, और स्पेशल फोर्सेज की बुक है एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर की लिखी हुई है, प्रकाश तो हाँ जी, तो ये सारी बुक्स हैं, ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लाइक वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल ये नहीं पूछा कि वाई CAPF और या फिर वाई CASF एज फर्स्ट प्रेफरेंस, जो कि बाकियों से पूछा गया। वो बिल्कुल कन्विंस थे कि इसको जाना है, ये जाना चाहता है। बिल्कुल, और साथ में ये सोर्सेज तो आपको रेफर करना ही है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो MHA की वेबसाइट है, क्योंकि ये एग्जाम आपका MHA के अंडर ही मतलब देखा जाएगा। ये एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी तो हमारी UPSC है, लेकिन पूरा जो CAPF फोर्सेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो आप उसकी वेबसाइट जरूर से जरूर देखना, और उसके अंदर बताया जाएगा कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो उनके ऊपर भी आप देख सकते हो। साथ में अगर आपको समझना है कि एक्चुअल में वर्क कल्चर है क्या, या फिर जो हम बोलते हैं ये नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं और इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है अलग अलग, वो हम देखते हैं जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज 2017 में वो पब्लिकेशन आया था उसका, और लगभग 90-100 पेज के आसपास है। अगर वो किसी ने पढ़ लिया है तो उसके बाद उनका मतलब एक जो पर्सपेक्टिव है देखने का, तो वो चेंज हो सकता है। तो आप उन चीज़ों के ऊपर भी रेफर कर सकते हैं।
तो ये सभी तो चीज़ें हमने बताई कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की और ये सभी चीज़ें की। बट उसके अलावा, क्योंकि ये प्रिपरेशन फेज़ जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, कैंडिडेट मतलब पूरा दिन लगा रहता है पढ़ाई के अंदर, और मतलब ऐसी क्या चीज़ें की आपने साथ में एक्स्ट्रा जिससे आपका रिफ्रेशमेंट हुआ हो, या फिर मतलब आप क्या क्या चीज़ें आपकी हॉबीज़ में और थी एक्सेप्ट दिस स्टडिंग अबाउट डिफेंस फोर्सेज एंड ऑल? तो एक तो अपनी फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे या फिर रनिंग करेंगे तो जो स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाएंगे। और साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, ये होता है टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट्स पे स्टिक कीजिए। डेली टारगेट होना चाहिए। अगर डेली टारगेट 2 घंटे में पूरा हो जाए या 5 घंटे में पूरा हो जाए तो डेली टारगेट्स को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का 1 महीना एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए जरूर रखें। बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी जिनका लास्ट ईयर लास्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि हम बार बार हम ये तो बात कर लेते कि आने वाले 2021 वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन हम उन कैंडिडेट के लिए कभी बात नहीं करते जो कि फेल हो चुके हैं। क्योंकि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो, आपने बार बार एग्जाम्स में फेलियर को महसूस किया है और ये दुख भी होता है कि हाँ भाई मैं उस डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर ही नहीं पाया। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि जो जिनके अभी अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं? तो बेसिकली जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और उनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, मेरा ये मानना है कि सबको एक बैकअप प्लान तो रखना ही चाहिए। वो बहुत बार इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपका नहीं होता आपका बैकअप प्लान क्या है। बिल्कुल। तो बहुत सारे बाकी एग्जाम्स है, लाइक कैट का एग्जाम है जिससे आप बैकअप प्लान रख सकते हैं। आप MBA के लिए जा सकते हैं, वहाँ भी कॉर्पोरेट में एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे बैकअप प्लान्स रखने चाहिए। दोस्तों, आपने देखा ऋषभ की कहानी को, किस तरीके से उन्होंने IIM को भी छोड़ा क्योंकि ये स्पेशली फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे। आपने देखी इनकी कड़ी मेहनत को, क्योंकि ये 2013 से लगातार फेलियर होने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया। इन्होंने अपने अंदर जो आग थी उसको बनाए रखा और आखिरकार उनका जो सपना था फोर्सेस को ज्वाइन करने का, वो इन्होंने प्राप्त किया। तो ऋषभ, जो ये आपकी इतनी ग्रैंड सक्सेस है, तो आप इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, और जितने भी दोस्त हैं जो बने हैं जर्नी में, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, तो वो सब, उन सभी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो दोस्तों, इसी तरीके के हम मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, बार बार हम टॉपर्स को बुलाते रहेंगे ताकि आपकी उतनी हेल्प हो जाए, आप समझ पाएं एक्चुअल में एक जो टॉपर होता है वो कैसे बनता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, और हमारी पूरी की पूरी स्टडी फंडा टीम और साथ में ऋषभ सिंह जो आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे और आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई भी करेंगे। तो दोस्तों, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं ऋषभ सिंह का, जो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचा और अपना एक इंटरव्यू और एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो हमारी पूरी टीम स्टडी फंडा की तरफ से आपको एक छोटा सा मोमेंटो थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद।